किसी ने क्या खूब कहा है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नवज नवज में बिखरना कमाल होता है। बुलंदी पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बुलंदी पर टिके रहना कमाल होता है। मैं सत्यनारायण शुक्ला हूं, खबर एक्सप्रेस न्यूज का आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है सफरनामा। जब एक व्यक्ति एक पहली सीढ़ी चढ़ता है, चाहे राजनीति की हो, चाहे इसकी की हो, और चाहे व्यापार की हो, तो वो कहां से अपनी शुरुआत करता है और फिर वो अभी किस स्टेज पर है, ये तमाम हम आपको सफरनामे के माध्यम से बताते हैं। आज हमारे साथ में सफरनामे के कार्यक्रम में देवराज सोनी जी हैं, जो वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी कहां से शुरुआत की, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में है। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर एक्सप्रेस में। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले स्कूली शिक्षा आपकी कहां से हुई? जी बिल्कुल, मैं बता दूं। और सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को, खबर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर रहली से मैंने कक्षा 10वीं तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है। और एग्रीकल्चर स्कूल जो एक्सीलेंस स्कूल है, वहाँ पर 12th तक का एजुकेशन रहा मेरा। और रहली, उस समय डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय से, जो रहली महाविद्यालय है, वो अटैच हुआ करता था। अभी चूंकि छत्रसाल महाविद्यालय से है, तो डॉक्टर सर हरिशंकर विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर तक अर्थशास्त्र से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। क्या कुछ लाइफ में ऐसी चीजें रहती हैं जो अपन बचपन में रहते हैं या स्कूलों में रहते हैं, तो वो बड़ी मीठी और जो तीखी यादें हैं, चाहे दोस्ती की हो, स्कूल की लाइफ में, या इस प्रकार की कुछ यादें हैं आपको, जो पहले स्कूलों में 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस पे गीत बोले जाते थे, जो भी नाटक होते थे, तो उसमें भी आपकी काफी हिस्सेदारी रही है और हाँ, बाहर बाहर तक रही है। बिल्कुल रही है। मैं बता दूं कि मैं जो गोल्डन टाइम होता है, तो मैं अपने जीवन का गोल्डन टाइम अगर उसी को कहूँगा, तो जब तक मेरा पढ़ाई का अध्ययन काल चला, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, कॉलेज का टाइम हो, तो मैं अपने लाइफ के गोल्डन टाइम को मैं उसी समय को मैं कहूँगा। तो उस समय स्कूलों का जो दौर हुआ करता था, आचार्य जी लोगों से, जो मतलब सरस्वती शिशु मंदिर मुझे हमेशा से अच्छा लगा, क्योंकि संस्कृत और हमारे सनातनी जो परंपरा के अनुसार वो चलता था। सुबह प्रातः स्मरण मंत्र के साथ सुबह होती थी, माँ सरस्वती की बीड़ा वादनी की वंदना के साथ हम लोगों के दिन की शुरुआत होती थी। विसर्जन मंत्र के साथ हम लोगों के 5 बजे दिन का विराम होता था, फिर हम लोग घर आते थे। भोजन मंत्र के साथ हम लोग भोजन करते थे। तो बड़ी मीठी मीठी और सुनहरी यादें हैं स्कूल की। तो जब भी कभी मौका लगता था, तो स्टेज पार्टिसिपेट करने में मुझे कभी आपत्ति नहीं रही, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और सबसे ज़्यादा मेरा जो था वो एथलेटिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुआ था। मैं हैमर, जेवलिन शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में मैं राज्य स्तर तक मैंने स्कूल को प्रतिनिधित्व किया था। बहुत दूर दूर तक मैं एथलेटिक्स में भी गया। कबड्डी में भी मेरी विशेष रुचि हुआ करती थी। गेम्स, मैं कहूँगा कि लगभग सारे गेम्स जो मेरे हिसाब से मुझे लगते थे, जैसे कुश्ती का हो गया, कबड्डी का हो गया, क्रिकेट का हो गया, ये सारे गेम्स में, एथलेटिक्स के हो गए, ये सारे गेम्स में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता था। आजकल जब भी स्कूलों में, उन्हीं स्कूलों में जिनमें पढ़े हैं, चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, कैसा महसूस होता है? बड़ा प्राउड फीलिंग होती है, क्योंकि पहले के दिनों में जब हमारे स्कूलों में चीफ गेस्ट आया करते थे, तो बड़ी कल्पना किया करते थे कि इनको कैसा महसूस होता था। हम लोगों का एक परंपरा है, सरस्वती शिशु मंदिर की परंपरा, कि सब लोग खड़े होके श्रीमान जी नमस्ते का उद्बोधन करके हम लोग नमस्ते किया करते थे। तो उस समय से ही सोचते थे। और आज जब मैं खुद उस स्कूल में जाता हूँ या उस महाविद्यालय में जाता हूँ, तो बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि यहाँ की शिक्षा का ही बल है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। क्या फिर राजनीति में कैसे कदम रखा? राजनीति की शुरुआत मैं यूं कहूं कि जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में था, तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा प्राथमिक वर्ग आचार्य श्री राम सका शर्मा जी हुआ करते थे, उस समय प्रधानाचार्य थे।
बड़े स्ट्रिक्ट थे। सुबह 5 बजे से वो स्वयं उनकी दैनिक दिनचर्या थी कि वो सुबह अपने स्टूडेंट को उठाने के लिए अपने उनके घरों में पहुंच जाया करते थे। घर के बाहर से आवाज, मुझे याद है कि घर के बाहर से वो आवाज लगाया करते कि देवराज उठो। तो शाखा का जाना और प्राथमिक वर्ग आरएसएस ये ठीक था। महाविद्यालय पहुंचते पहुंचते विद्यार्थी परिषद में पदाधिकारी बना, और विद्यार्थी परिषद का तहसील संयोजक होने के साथ साथ मेरी राजनीति की शुरुआत हो गई छात्र संघ चुनाव 2003 से। मैंने विद्यार्थी परिषद का चुनाव की बागडोर संभालते हुए छात्र संघ का जो चुनाव लड़ा, उसमें पहली बार, चूंकि सभी जगह कांग्रेस का दबदबा था और लोकल बॉडी जो थी, चाहे कॉर्पोरेट की हो, चाहे जनपद की हो, नगर पालिका की, सब जगह की, तो कांग्रेस की बॉडी थी। उस समय 2003 में पहली बार विद्यार्थी परिषद से कोई व्यक्ति रैली में छात्र संघ का अध्यक्ष बना। वहां से हम लोगों की शुरुआत हो गई, वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। निकलते निकलते 2005 हम लोग जब एमए की डिग्री कंप्लीट हुई अर्थशास्त्र से, तो रेहली नगर पालिका में दीनदयाल अंत्योदय समिति का मैं अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद 2009 चूंकि सर्विस का मैं जाने का कोई ऐसा मूड था नहीं, कृषि और व्यापारिक पृष्ठभूमि से मैं हमेशा रहा हूँ। दादाजी बड़े किसान थे, पिताजी हमारे बहुत बड़े व्यवसायी व्यापारी, तो नौकरी वोकरी में जाने का कोई विशेष मेरे साथ सपना भी नहीं था। तो ये फील्ड थी और सपोर्ट भी मिल जाया करता था, और घर से भी लोगों को ऐतराज नहीं था। तो 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने का मौका मिल गया, तो मैं 2009 से 14 तक मैं पार्षद भी रहा रेहली नगर पालिका परिषद। और इसी दौरान जब 2014 में कार्यकाल समाप्त हुआ, महिला आरक्षित सीट हो गई थी नगर पालिका परिषद की भी और वार्ड मेंबर की भी, तो यहाँ मैंने अपने सफर को विराम कर दिया। मैंने सोचा कि अब चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन माननीय भैया गोपाल भार्गव जी का असीम प्रेम और आशीर्वाद रहा, तो उनने उसी जहाँ से मैंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी, उसी महाविद्यालय में मुझे अपना प्रतिनिधि बना के, मंत्री प्रतिनिधि बना के मुझे वापस वहीं पहुंचाया कि तुम इसको बेहतर संभाला, चूंकि तुम अध्यक्ष रहे हो तो तुम इसको बेहतर संभाल सकते हो। तो उस दौरान हम लोगों ने बड़े सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई जोन बनाने का काम मतलब बहुत लगन के साथ किया था, और ये लगन इसीलिए भी थी क्योंकि यहाँ से पढ़ा हूँ और थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो हम लोगों ने वहाँ पे कवर की थी। और धीरे धीरे चलते चलते अपना ये 2022 का ये इलेक्शन, फिर वही सफर, जनता ने खूब प्रेम दिया। क्योंकि पार्षद का कार्यकाल मैंने 5 साल पहले भी किया था, उस समय कम वोटों के अंतर से मैं जीता था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड हो गया कि वार्ड नंबर 7 में कभी पहले मेरे बराबर जो लीड जनता ने मुझे प्रेम दिया, इतना आशीर्वाद कभी किसी को नहीं मिला। और फिर वही हमारे पार्षद साथियों का स्नेह इतना रहा कि नगर पालिका परिषद में मैं निर्विरोध अध्यक्ष भी स्थापित हुआ। धार्मिक आयोजन में आप शुरू से कितने इन्वॉल्व रहे? देखिए, मैं यूं कहूँ, मेरे घर की जो परंपरा है, मेरा परिवार बड़ा धार्मिक है। मेरी दादी माँ जो हुआ करती थी, मुझे नहीं मालूम, जैसे शिवार्चन हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है। लगभग 60-70 साल का दादी माँ बताया करती थी कि उनकी जो सासू माँ थी वो बनाया करती थी। फिर उनने प्रतिदिन शिवार्चन, शिवलिंग निर्माण करके और उनका अभिषेक करने का जो परंपरा है, वो वंशानुगत हमारे यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो जैसे अभी मेरी माँ है, तो वो प्रतिदिन शिवार्चन करना, शिवलिंग निर्माण करना और अभिषेक, रुद्राभिषेक और सायंकाल में विसर्जन करना। पहले हमारे पिताजी जाया करते थे। तो ये भी बात हमारे खून में है कि धर्म से जुड़े रहना, अपने आराध्य की पूजा उपासना करना, अपने आराध्य की सेवा करना हमारा धर्म है, और ये हम लोगों को विरासत में मिला है। तो धार्मिक आयोजनों की बात करूं तो हमारे घर में भागवतें, जब तक पिताजी थे, क्योंकि पिताजी का 3 वर्ष पहले देहांत हो गया था, तो पिताजी थे तब तक हमारे परिवार में भागवतों का आयोजन है, और शिव जी की रुद्राभिषेक वगैरह घर में होना बड़ी
फिक्स हुआ करता था कथा भागवतों का होना हमारे घर में। पिताजी के बाद अभी माता जी हमारी शवार्चन करती हैं। ये वंशानुगत है और राम राजा सरकार की असीम कृपा हमारे परिवार पे है। जैसा कि आप देखते ही हमारे जो प्रतिष्ठान वगैरह भी हैं तो वो राम राजा के नाम से है। हमारे यहाँ जो भी धार्मिक आयोजन होगा, क्योंकि शिव जी की हम पूजा उपासक हैं और शिव जी के हृदय में सरकार विराजी हैं, राम राजा सरकार, तो शिव जी की जो आराध्य हैं, तो हमारे यहाँ परंपरा वर्षों से चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही कि हमारे यहाँ जो भी कोई आयोजन होगा, विवाह होंगे या कोई भी होगा, तो प्रथम निमंत्रण सरकार को जाएगा। तो यूं कह सकता हूं कि सरकार ही हमारी शुरुआत है और सरकार ही हमारा अंत है। ऐसे राम राजा सरकार और भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ चल रहा है। राम राजा सरकार का मंदिर भी अयोध्या में बन गया, लेकिन कई लोग हैं, तमाम लोगों के पास निमंत्रण पहुंचे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि अब भाई हम तो नहीं जाएंगे, वो तो भाजपा ने बनाया है। तो क्या राम पर राजनीति होना सही है? ये गलत है, मैं इसको सरासर गलत मानता हूँ। बात हमारे सनातन की है, बात ना, मैं यूं कहता हूँ, बात ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, बात एक धर्म विशेष और आस्था की बात है। हर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात समझी। 1528 में बाबर ने, मुगल आक्रांता ने, आक्रमणकारी ने आके हमारे आराध्य राम राजा सरकार के मंदिर को तबाह कर दिया। उस पर बाबरी मस्जिद तैयार कर ली, उसका फैसला हो गया। आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है, हमारे देश की न्यायपालिका ने जो फैसला लिया है, सारे प्रमाणों को देखने के बाद ही ये फैसला हुआ है। और उसके बाद आज मैं यूं कहूंगा कि हम धन्य हैं, हमारी पीढ़ी धन्य हो गई, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया होगा ये दिन देखने के लिए, वो नहीं देख पाए। लेकिन हम उस पीढ़ी में हैं जो अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे कि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, सरकार विराजी है, सरकार का मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो हम लोगों ने लाइव देखी थी। तो ये तो धन्य होने का ये महापर्व था, महाउत्सव था, इसको तो सभी को मनाना था। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञानी हैं, मैं उनको ये मान के चलता हूँ उनको ज्ञान नहीं है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो कैसे, मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं उनको राजनीतिक भी नहीं मानता। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में परम श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी उस समय की संसद में कि आज हम अल्पमत में हैं, और मैं संख्या बल को प्रणाम करता हूं, लेकिन एक दिन आएगा कि जब हम 2 से बहुमत में पहुंचेंगे, और उस दिन हम रामलला जी सरकार का भव्य मंदिर निर्माण भी करेंगे और देश में 370 भी हटाएंगे कश्मीर से। तो आज वो भी मौका अटल जी को नहीं मिला देखने को, लेकिन अटल जी की अक्षरशः बात को अगर सिद्ध किसी ने किया तो भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आज वो स्वप्न पूरा हुआ। ये स्वप्न अकेले अटल जी का नहीं था, ये स्वप्न भारत देश के हर व्यक्ति का था। आज वो न्याय मिला, राम राजा सरकार को न्याय मिला, हर सनातनी हिंदू को न्याय मिला है। त्योहार था, उत्सव था, वो ठीक है, आपको कौन सी सोच रखते हो। धर्म में भी अगर आपकी राजनीतिक सोच होती है तो मैं नमस्कार करता हूँ ऐसी सोच को। ऐसी सोच मुझे दूरी बना के रखना, ऐसी सोच को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ की अगर बात करें तो इन सारी चीजों से हटके जो रहता है, कभी इश्क विश्क भी हुआ किसी से? नहीं, अब भाभी जी नहीं लड़ाएंगे हालांकि। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि मैं जो पारिवारिक मेरी पृष्ठभूमि है, उसके चलते ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी हमारे जो पुरानी परंपराओं के हिसाब से हमारे घर में आज भी, जैसे मैं कहूँ कि मुझे भी जो खून में दौड़ती है ना बात कि गोबर से लिपा हुआ आंगन मुझे भी अच्छा लगता है, और जब चूने से ढिग लगाई जाती है घरों में तो वो खूबसूरत लगता है। घूंघट में किसी को देखूं तो आज भी हृदय से इज्जत निकलती है। तो वही जो ब्लड में चले आ रहे संस्कार हैं, तो वो उसी के कारण कभी ऐसा कभी नहीं हो पाया। आप लोगों की दुआओं से 2010 में सीधा विवाह हुआ और 2 बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि
लोगों को अपन नहीं बताना चाहते, लेकिन हो जाता है, इश्क है, सभी लोगों में होता है। नहीं, क्योंकि एक सवाल और है, आपके इश्क में और पहले के इश्क की आपने भी कहानी सुनी होगी, ये दुनिया में ये आज के ट्रेंड में भी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपके इश्क में और पहले के इश्क में आप क्या देखते हैं? आपका इश्क 35 टुकड़ों में बँट के घर जाता है, किसी लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं, अपने घर पहुँचती है, या उसके परिजनों को पुलिस के द्वारा जानकारी लगती है कि उसकी लड़की के इश्क में 35 टुकड़े हो गए। उस इश्क में और इसमें क्या फ़र्क है? बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले जो अ, इश्क या प्यार जो भी हुआ करता था, वो बड़ा पवित्र हुआ करता था। जो केवल देखने में ही, मतलब देखने में जो खुशी मिल जाया करती थी, वो आज के इश्क में वो खुशी नहीं है। और पहले लोग भी इतने मर्यादित हुआ करते थे कि उनका प्यार भी बहुत ज़्यादा मर्यादित और पूजनीय प्यार पूजा है। जो शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो 90 के दशक के प्यार में ही वो इस्तेमाल होता है। अब जो होता है वो प्यार नहीं है। अब चूँकि कहीं न कहीं जो प्रगति हो रही है, मतलब मैं कहूँगा इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, हर हाथ में जो आज यूथ जनरेशन जो है, वो हाथ में मोबाइल लेके घूम रही, तो उसका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसका परिणाम है कि जो प्यार का हस्र हुआ है, मतलब ये खंड-खंड हो गया, वो उसी का परिणाम है। जो आज ये दुर्गति आप देख रहे हैं, ये बढ़ते हुए युग के कारण, और ये अ, इंटरनेट और संसार पूरा डिजिटल होता जा रहा है, उसी के कारण ये है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो फरवरी माह चल रहा है, इसमें एक पूरा सप्ताह है मोहब्बत के त्योहारों का आता है। उसपे किसी ने ये लिखा भी है कि अगर एक गुलाब का फूल देने से किसी को इश्क होता तो शायद माली पूरे शहर का महबूब होता। तो इस प्रकार के इश्क पे नहीं, कुछ मैं ये पहले के आपके समय में जब आप पढ़ते थे, नहीं ऐसा ग्रेजुएशन कर रहे थे, स्कूली टाइम में थे, इस प्रकार का कुछ होता था कि सप्ताह के पूरे इकट्ठे कार्यक्रम हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये पाश्चात्य परंपरा है। और मैं मान के चलता हूँ कि प्यार के लिए, प्यार किसी 7 दिनों का मोहताज नहीं है। 365 दिन प्यार के लिए बने हुए हैं, क्योंकि इस जीवन में प्यार से बड़ी धरोहर तो कुछ है नहीं। ये पाश्चात्य परंपरा है कि किसी वैलेंटाइन के नाम से हम एक वीक मना रहे हों। ये पाश्चात्य परंपरा है कि उसके साथ किसी राजा ने क्या दुर्गति करी और उसको हम क्यों अपनाएं। हाँ ठीक है, लोग बहाना ढूंढते हैं, लेकिन बहाने ढूंढने के भी और तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी पाश्चात्य जो परंपरा है उसको अपने सनातनी परंपरा में लाके और उनको मनाना शुरू कर दें। तो मैं इसका पक्षधर ना कभी था और ना कभी रहूंगा। अब आगे आप प्रेसिडेंट तक आ गए, आगे की फिर और क्या तैयारी है, क्या है? देखिए, जनता का प्यार था, और मैं यूं कहूं कि मेरे गुरु का आशीर्वाद था। और मेरे गुरु आदरणीय भैया पंडित गोपाल भार्गव जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनको देख के मैं लगभग सतत 23 साल का राजनीतिक कैरियर है, मतलब उनके साथ चल के ही सीखा हूँ। और कहूँ कि उन्हीं के पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करता रहता हूँ, और साथ मिलता है मेरे भाई समान, वो भी मेरे नेता हैं, भैया अभिषेक भार्गव जी। तो उनके मार्गदर्शन में और ये काम चलता रहता है। जैसे अभी 1.5 साल हो गया नगर पालिका परिषद को गठित हुए, तो 1.5 साल में मैं यूं कहूं कि 5 साल में जितने काम नहीं हुआ करते उतने हम लोगों ने 1.5 साल में रहली नगर में करके दिखा दिए। तो ये जनता की इच्छा थी, मैं जनता के बीच से आया, सामान्य वर्ग से था, व्यापारी वर्ग से था, कृषक वर्ग से था। लोगों की समस्याएं आसानी से, लोगों को सुलभ लगता हूं कि मुझे सुना जाते हैं, सहज रूप से मिल जाता हूँ, इसीलिए लोग मुझे बता देते हैं और मुझे हल करने में खुशी होती है। और लोग धन्यवाद कहते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों हाथों से आशीष दे रहे हैं। और रहा आगे कुछ तय करने का, तो ये काम पार्टी का होता है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पूरी लगन के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन शुरू से लेके आज तक संभाला, पकड़ा रखा है। तो पार्टी की जो रीति नीति होती है, अगर वो चाहेंगे, उनको कुछ लगेगा कि ये कुछ आगे करने लायक है, तो पार्टी सर्वोपरि है। और मैं ये सारी चीज़ें तो मैं पार्टी के हाथ में छोड़ता हूँ। और रहा कर्म, तो अपना कर्म अपने हाथ में करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे साथ में थे
नगर पालिका जो प्रेसिडेंट हैं देवराज सोनी जी, नगर पालिका अध्यक्ष रहली। और हम जाते जाते एक बात और कहेंगे कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। अगर मैं तुझको अपनाऊं तो मुझसे ये जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है साहब, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।